एच एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पूरी ऊर्जा व समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। तो जल्दी से जल्दी सभी लाइव हो जाइए और अपने मित्रों को लाइव का इनविटेशन दे दीजिए, क्योंकि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग जो एप्लीकेशन पर हैं, जो यूट्यूब पर हैं भैया लोग, सभी लोग एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और हम लोग फिर आगे की ओर अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में साथियों हम न्यूट्रिशन टॉपिक को पढ़े थे, पोषण चैप्टर को समझे थे। न्यूट्रिशन समझ रहे हैं। अब हम उसी चैप्टर को आगे की ओर कंटिन्यू कर रहे हैं। कल की क्लास में साथियों हम लोगों ने फैट पर, मतलब पिछली क्लास में हम लोगों ने फैट पर डिस्कशन किया था। अगर किसी को चीजें समझ में ना आई हो तो प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर किसी को कोई चीज में कोई डाउट है तो प्लीज जरूर बताएं। सभी लोगों से क्वेश्चन है, अगर भाई ना समझ में आया हो कोई चीज तो जरूर बताएं सभी लोग। हाँ चलिए, तो एक तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। चालू आकांक्षा यादव, ओके ओके। बेटा वीरेंद्र कुमार वर्मा जी लेट नहीं हुए थे, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज आ गए थे और आप जानते हैं टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है, कई बार, और इसीलिए ऐसा हुआ। तो हम लोग बात कर रहे थे पिछली क्लास में साथियों फैट के बारे में। फैट बोले तो वसा, ठीक है। और हमने बताया था बेटा फैट जो है वो किससे मिलकर बना है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। बेटा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, यही तो हमने बताया था ना, ग्लिसरॉल। बेटा ये जो फैटी एसिड होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने आपसे कहा बेटा ये दो तरीके का होता है। यानी कि साथियों ये वसीय अम्ल है और ये ग्लिसरॉल है। ध्यान दीजिए, फैटी एसिड दो तरीके का होता है, सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त वसीय अम्ल, और साथियों अनसैचुरेटेड असंतृप्त वसीय अम्ल। भैया ये बताइए, अगर संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्ल है तो वसा भी तो दो प्रकार की हो जाएगी, वो भी संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा होगी। जिसमें वसीय अम्ल कैसा हो? संतृप्त, वो वसा भी कैसी होगी? संतृप्त। जिसमें वसीय अम्ल असंतृप्त हो वो वसा भी कैसी होगी? असंतृप्त, अनसैचुरेटेड। मैंने आपको बताया था इसमें डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं और इसमें बेटा सिंगल बॉन्ड ही होता है। इसे तोड़ना आसान है, तो हमने बताया था पिछली क्लास में साथियों, जिसमें डबल अथवा ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें पाई बॉन्ड होते हैं, इसीलिए बेटा ये इजिली डाइजेस्टेबल है, मतलब आसानी से इसका पाचन किया जा सकता है, समझ रहे हैं? आसानी से पाचन। लेकिन साथियों ये इजिली डाइजेस्टेड नहीं किया जा सकता। इजिली डाइजेस्ट होने के कारण इसको फूड पर्पज से यूज किया जाता है, फूड के लिए, यानी कि साथियों भोजन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि ये इजिली डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसका ज्यादातर यूज इंडस्ट्रियल पर्पज से किया जाता है साथियों, इंडस्ट्रियल पर्पज से किया जाता है, औद्योगिक उद्देश्य से किया जाता है। यह बात कंफर्म हुई? तो इंडस्ट्रियल पर्पज से इसका इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज नहीं किया जाता। औद्योगिक उद्देश्य हैं, जैसे साथियों साबुन बनाना, प्लास्टिक बनाना
इत्यादि प्लास्टिक साबुन इसमें यूज किया जाता है। दूसरा साथियों, अगर हम सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो और क्या इसकी खासियत है साथियों, रूम टेम्परेचर पर खास करके बेटा विंटर में यानी कि शीतकाल में, ठंडियों में, शीतकाल के दौरान आपको बताएं तो ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हो जाता है, यानी कि साथियों ठोस हो जाता है। ये कंफर्म हुआ, ठोस हो जाता है, सॉलिड। जबकि ये अगर हम बात करें खासकर रूम टेम्परेचर पर साथियों, यानी कि विंटर में, ये ठंडियों में कैसा होता है, ये लिक्विड शेप में होता है, यानी कि एक तरीके से द्रव अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। तो इसे आसानी से डाइजेस्टेबल किया जा सकता है। अब देखो इसको साबुन प्लास्टिक बनाने में, जब भी कभी साबुन वगैरह लो तो उसमें लगा होता है TFM, टोटल फैट मैटर। साथियों TFM का मतलब होता है टोटल फैट मैटर, और TFM का, जिसमें TFM की वैल्यू जितना ज्यादा होगी, जैसे लक्स का मैंने देखा है 70% के आसपास है, तो टोटल फैट मैटर साथियों अगर 70% के आसपास है तो उसकी क्लीनिंग कैपेसिटी, यानी कि एक तरीके से साफ करने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होगी। तो याद कर लेना, रूम टेम्परेचर पर ये ठोस हैं और ये रूम टेम्परेचर पर खासकर क्या है भाई, द्रव हैं। लेकिन साथियों अपवाद, एक्सेप्शन हर जगह होता है। अगर हम अपवाद की बात करें, एक्सेप्शन की बात करें साथियों, एक्सेप्शन, तो आप याद रख लीजिए क्या, नारियल का तेल, यानी कि एक तरीके से कोकोनट ऑयल। और साथियों कोकोनट ऑयल ऐसा नहीं है कि साउथ में बहुत इसका सेवन किया जाता है सब्जियों वगैरह में। नारियल का तेल साथियों ये कैसा है, अच्छा एक और चीज मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये आसानी से जो डाइजेस्टेबल हैं ये कहां से प्राप्त करते हैं, तो साथियों पादप उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो आसानी से डाइजेस्टेबल हैं, यानी कि आसानी से जिसका पाचन किया जाता है, फूड के रूप में जिसको यूज किया जाता है, वो साथियों प्लांट प्रोडक्ट से ही प्राप्त होते हैं, पादप उत्पाद से ही प्राप्त होते हैं। तो ये देखो मैं सोर्स लिख दिया साथियों, समझ गए। स्रोत क्या है ये, अच्छा इसका स्रोत बताओगे क्या, इसका स्रोत आप लोग बताओगे क्या, इसका स्रोत क्या है, इसका स्रोत तो मैंने ये बता दिया, बताइए। इसका स्रोत बिल्कुल एनिमल प्रोडक्ट हैं साथियों, ये एनिमल प्रोडक्ट हैं, बहुत ध्यान से समझिए, एनिमल प्रोडक्ट हैं, यानी कि जंतु उत्पाद हैं, कोई संशय, जंतु उत्पाद हैं ये जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। हाँ अच्छा, अपवाद के सिलसिले में हम बात कर रहे थे, तो इसमें नारियल का तेल है, किससे प्राप्त होता है, पादप उत्पाद है। लेकिन साथियों आप खास कर देखोगे ठंडियों में ये जम जाता है, तो याद रखिए ये नारियल का तेल भले ही पादप उत्पाद है साथियों, कोकोनट ऑयल भले ही प्लांट प्रोडक्ट है, लेकिन साथियों ये सैचुरेटेड होता है, समझ रहे हैं। यही कारण है ये ठंडियों में ठोस हो जाता है, यानी कि संतृप्त हो जाता है। ये संतृप्त है साथियों, संतृप्त तेल है, ये हमारे लिए खाने के लिए सही तेल नहीं है। जबकि यहीं पर आ जाओ साथियों, एक मछली होती है जिसको कहते हैं कॉड, और उसके यकृत का तेल कॉड लीवर ऑयल के नाम से जाना जाता है। वो एक तरीके से चमकने वाली गोलियां होती हैं, बचपन में शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो साथियों ये कॉड लीवर ऑयल, कॉड एक प्रकार की मछली है, उसके यकृत से तेल जो निकाला जाता है उसे कॉड लीवर ऑयल कहते हैं। और ये जो कॉड लीवर ऑयल होता है साथियों, ये भले ही जंतु उत्पाद है, किससे है, एनिमल प्रोडक्ट से मिल रहा है, लेकिन है क्या साथियों, ये अनसैचुरेटेड है, ये साथियों असंतृप्त है, समझे। ये कैसा है, असंतृप्त है। ये बात समझ में आया कि नहीं, ये बात क्लियर समझ में आया। असंतृप्त है यानी कि ये हमारे लिए फायदेमंद है। तो दो प्रकार के आप देखें, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा।
अब हमारे यहाँ एक संस्था है जिसका नाम है फसाई, लोगों को फंसा देती है। कैसे फंसाती है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ द इंडिया, फसाई। समझ रहे हैं? ये जो FSSAI है, ये जो फसाई संस्थान है, क्या कहती है कि ट्रांस फैट की जो मात्रा है वो प्रोडक्ट में कम होनी चाहिए। जैसे कुरकुरे और नमकीन के पैकेट्स आते हैं, उसमें ट्रांस फैट लिखा होता है। अगर उसकी आप इंडेक्स को देखोगे तो एक फैट देखोगे साथियों जिसका नाम होता है ट्रांस फैट। इसको हम कहते हैं ट्रांस वसा। ट्रांस वसा ये क्या होता है? ट्रांस फैट की मात्रा फसाई बार बार कहती है इसको कम किया जाए, क्योंकि साहब ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो ये ट्रांस फैट है क्या? साथियों ट्रांस फैट होता क्या है? बहुत ध्यान से समझिए। ट्रांस वसा साथियों, जब असंतृप्त वसा को हाइड्रोजनीकरण करके उसमें हाइड्रोजन जोड़ करके संतृप्त वसा में बदला जाए, वसा में बदला जाए, यानी कि when unsaturated fat convert into saturated fat with the process of hydrogenification। साथियों जो आपका डबल बॉन्ड है अथवा ट्रिपल बॉन्ड है, जब इसे हाइड्रोजन और निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये अनसैचुरेटेड फैट होता है। अनसैचुरेटेड फैट होता है और इसको सैचुरेटेड में बदल दिया जाता है। इसको सैचुरेटेड में बदल दिया जाता है। क्यों सर? इसी को हम कहते हैं ट्रांस वसा। क्यों? तो इसके पीछे कारण है साहब लॉन्ग लाइफ, मतलब जीवन काल बढ़ जाए। उसमें कई बार पकौड़े आप तल सकते हो, कई बार नमक पारा बन सकता है, उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। यानी कि जो ट्रांस फैट में अगर नमक पारा बना होगा वो काफी दिन तक चलेगा, बजाय घी में अगर आप कोई भी चीज तल रहे हो, नमक पारा बना रहे हो, तो वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बात समझ रहे हैं? तो लॉन्ग लाइफ यानी कि जीवन काल को बढ़ाने के लिए, जीवन काल बढ़ जाए बढ़ाने हेतु, समझ रहे हैं? बढ़ाने के लिए। साथियों टेस्ट बढ़ाने के लिए खस्ता बहुत अच्छा बनता है। टेस्ट यानी कि स्वाद के पीछे पूरी दुनिया दीवानी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? टेस्ट, स्वाद। तो स्वाद और जीवन काल बढ़ाने हेतु ये दो चीजें हैं जिसके लिए इस ट्रांस वसा का यूज किया जाए। ये जो सैचुरेटेड फैट है, ये सैचुरेटेड ना होकर ट्रांस बोलेंगे, इसे ट्रांस वसा बोलेंगे। बात समझ पा रहे हो? ट्रांस वसा साहब ये हमारे जीवन के लिए समझो जहर है, स्लो पॉइजन है। समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से हानिकारक है। ये आपकी जब एज 40+ पहुंचती है तब जाके अपना रूप रंग दिखाना चालू करता है। फिर हार्ट डिजीज, कोरोनरी डिजीज, किडनी फेलियर, बहुत सारी चीजें सामने आनी चालू हो जाती, इवन कैंसर तक ये ट्रांस वसा के ही कारण हो जाता है। ये बहुत ज्यादा, ये क्या करता है, हमारी जो धमनियां होती हैं, ये हमारी धमनियां, इसमें यहां पर एक मैटर को जमा करता है जिसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। यानी कि अगर देखा जाए सबसे ठीक ठाक वसा में आए तो असंतृप्त है, असंतृप्त से थोड़ा खतरनाक कौन सा है? संतृप्त है। और संतृप्त से भी खतरनाक कौन सा है साथियों? ट्रांस है। ये दोनों कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, दोनों। ये तो बहुत तेजी से बढ़ाएगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि बाहर के जितने पप्पू ढप्पू मोहन सोहन की दुकान जो लगी है वो साहब ट्रांस वसा वाली ही है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये ट्रांस वसा वाली है, ट्रांस फैट है।
जिसको कई दिनों तक वो यूज करते हैं, इवन उसका लाइफ एक तरीके एक्सपायर कर चुका है, फिर भी उसको कई बार प्रयोग में लाया जाता, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। कम पैसे में अपने तो खाना नहीं है, ना ही अपने परिवार को खिलाना है, इसे दूसरों को खिलाना है। तो ये एक तरीके से स्लो पॉइजन, समझ रहे हैं। तो असंतृप्त, संतृप्त और सबसे खतरनाक, ये खतरनाक वाला सीरीज है, ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा खतरनाक है। बात समझ रहे हैं, हार्मफुल, सबसे ज्यादा हार्मफुल अगर देखा जाए तो ये ट्रांस वसा है। ये बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं साथियों। तो एक तरीके से आपने ये देख लिया, असंतृप्त वसा को हाइड्रोजनीकरण करके संतृप्त वसा में बदला जाए साथियों, तो ये क्या होता है, ट्रांस वसा। बात समझ रहे हैं, ट्रांस फैट को बनाने, हाँ बात ये है, देखिए ट्रांस फैट को अब धीरे धीरे बहुत कम किया जा रहा है। देखिए फैट हमारे शरीर में जरूरी है, लेकिन बात यह है ट्रांस वसा की जो चीजें हैं कि मतलब कोई जो नमक में मतलब जो उसका लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए, इससे बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू क्रिएट भी होता है भारत सरकार को। बात समझ रहे हैं कि नहीं, बहुत अच्छा रेवेन्यू, अच्छा खासा रेवेन्यू क्रिएट होता है। चलिए अब साथियों एक हम लोग पढ़ेंगे कोलेस्ट्रॉल। बहुत बार पूछा जाता है कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है, व्हाट इज द कोलेस्ट्रॉल, तो ये भी देख लीजिए। कोलेस्ट्रॉल साथियों, ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये एक तरीके से फैट डेरिवेटिव है। फैट डेरिवेटिव का मतलब वसा व्युत्पन्न यौगिक है, वसा से ही ये बनता है। वसा व्युत्पन्न है साथियों। दो टाइप का होता है कोलेस्ट्रॉल, एक होता है HDL, एक होता है LDL। और ध्यान दीजिए, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसे हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं। इसे साथियों हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। हाई से एक चीज और याद रखिए, H से हेल्दी भी याद रखो, हेल्दी है, ये हमारे लिए अच्छी है, ये हमारे लिए अच्छी है। तो ये अच्छी है, तो ये फिर क्या है साथियों, बैड है, ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, हानिकारक है। क्यों साहब, हार्मफुल क्यों है ये हार्मफुल, हानिकारक क्यों है ये साथियों, हानिकारक क्यों है, बैड है, ये क्यों हार्मफुल है, याद रखिएगा, ये हार्मफुल इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी स्वयं बना रही है, शरीर स्वयं बनाता है, शरीर स्वयं बनाता है, इसलिए बाहर से आपको लेने की आवश्यकता नहीं, यानी कि बॉडी में स्वयं बन जा रहा है, ये बैड। LDL की जो मात्रा है साहब 130 मिलीग्राम पर DL होनी चाहिए, 1 डेसीलीटर ब्लड में। DL मतलब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, डेसीलीटर है, ये डेसीलीटर ब्लड में कितना, 130 मिलीग्राम, इतनी होनी चाहिए। जबकि साथियों इसकी मात्रा जो होती है वो 45 मिलीग्राम पर DL है, मात्रा कम है। अब कोई कहेगा सर ये बताइए ये ज्यादा क्यों है, ये कम क्यों है, बात समझ रहे हैं, ये जबकि खराब है। बेटा पहले से ही हमारी बॉडी बना रखी है, बहुत सारी प्रोटीन्स, बहुत सारे एंजाइम का इनका योगदान होता है बनाने में। ये कोलेस्ट्रॉल, ऐसा नहीं पूरा कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में खराब है, तो बनाता क्यों शरीर, शरीर बनाता है इसलिए क्योंकि बहुत सारे एंजाइम प्रोटीन के निर्माण में इनका योगदान है। जो विटामिन डी अभी हम लोग पढ़ेंगे वो 7D
हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है हमारे शरीर में, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तभी ये बनता ही है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तभी ये बनता ही है। तो इनका योगदान हमारे स्किन लेयर्स, मांसपेशियों को बनाने में भी है, लेकिन हमारी बॉडी स्वयं बना ले रही है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? स्वयं बना रही है। 130 मिलीग्राम पर डीएल और 1 डेसीलीटर में 45 मिलीग्राम पर डीएल। बताइए, क्लियर हुआ? हम्म। टोटल टोटल हमारे बॉडी में साथियों, टोटल बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? 200 मिलीग्राम पर डीएल का होना चाहिए। अगर आप बॉर्डर लाइन की बात करेंगे, बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन, तो याद रख लीजिए 200 से 239, 239 मिलीग्राम पर डीएल। 200 से 239 मिलीग्राम पर डीएल। टोटल बॉडी में कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम पर डीएल, और बॉर्डर लाइन की बात करेंगे 200 से 239 मिलीग्राम पर डीएल। ये बॉर्डर लाइन, इसके बीच में कहीं भी हो, ये बात समझ पा रहे हैं? कहीं भी हो। अब आपको जो एचडीएल है, ये भी नॉर्मली फ्रूट से मिल जा रहा है, रोटी से भी मिल जा रहा है। आपको घी चपोड़ने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि वो सैचुरेटेड फैट है। सब्जी में भी मिल जा रहा है। इसीलिए आजकल चला है जीरो ऑयल कुकिंग का ट्रेंड चला है। जीरो ऑयल कुकिंग भैया, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो। हमारे ऋषि मुनियों की बात करें, आध्यात्मिक स्थिति की बात करें, तो हम लोग बॉयल्ड चीजें खाते थे, उबाल कर, ज्यादा छौंका भूना गया कोई भी आइटम हम लोग नहीं खाते थे, अगर हम वैदिक काल की भी बात बताएं तो। बात समझ रहे हैं? तो ये चीजें हैं। हालांकि अगर कर भी रहे हैं तो हमें बाहर से घी ले, भाई आप सब्जी डाल रहे हो, सब्जी बना रहे हो, उसमें भी तो ऑयल पड़ ही रहा है। तो बाहर से घी जो यूज करते हैं ये खतरनाक है, ये कहीं ना कहीं सैचुरेटेड फैट है, ये आपके लिए खतरा ही है। तो आप कोलेस्ट्रॉल समझ गए क्या है। एक होता है लिपिड टेस्ट, इसमें सारी चीजें आपकी आ जाती हैं, कितना कोलेस्ट्रॉल है, कितना ट्रांस फैट आपके शरीर में जमा हो रहा है, बहुत सारी चीजें। नहीं बेटा, देखिए अंकिता जी, बात यह है दूध से जो वो बन रहा है घी। अब आप कहोगे ये नेचुरल है, लेकिन बात यह है, डॉक्टर का कहना है दूध हमारे लिए बहुत अच्छे। घी में ऐसा नहीं केवल फैट ही होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो हमारे लिए अच्छी हैं। दूध में अगर हम बेसिकली कहें कि दूध में बहुत सारी, इसीलिए ज्यादातर टोन्ड मिल्क का ट्रेंड चला है कि आप दूध पीजिए, दूध की मनाही नहीं है। इसीलिए देखा गया है भैंस की दूध की अपेक्षा गाय का दूध लेना, क्योंकि उनमें मिनरल्स, विटामिन भी ज्यादा हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? ज्यादा है इसकी अपेक्षा, भैंस की दूध की अपेक्षा। और भैंस में फैट की मात्रा ज्यादा है, वसा की मात्रा, वो भी सैचुरेटेड फैट। ठीक है, तो आप घी खाना है ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक तरीके से बैलेंस वे में। बात समझ रहे हैं? सारी चीजें बैलेंस्ड वे में। डिसिप्लिन हर जगह जरूरी है। बात समझ रहे हैं? डिसिप्लिन, चाहे वो देखना हो किसी चीज को, चाहे वो खाना हो, चाहे किसी भी सेंसरी ऑर्गन का पार्ट हो, डिसिप्लिन नहीं है तो जीवन अस्त व्यस्त। चलिए, तो एक तरीके से ट्रांस फैट आपने देख लिया, ये हो गया। अब साथियों हम लोग विटामिन्स पर बात करने वाले हैं। ट्रांस फैट के बारे में आपने समझ ही लिया, अब हम विटामिन्स के बारे में बात करें। साथियों विटामिन्स की बात करें तो भाई, विटामिन देखा जाए दो तरीके के होते हैं। एक तो फैट सॉल्युबल, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील, और ध्यान से समझना, हेडेक है।
कुछ भी याद कर लीजिए, केडा याद कर लीजिए, एडेक याद कर लीजिए। और साथियों वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन। तो यहां देखिए वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील। जब वसा में घुलनशील की बात करें, फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें, तो इसमें ADEK आता है। और पानी में घुलनशील विटामिन की बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एंड सी आ रहा है। अब बी कॉम्प्लेक्स में B1 B2 B3 B5 B6 B7 ये सभी आएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बी कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर आपने वसा में घुलनशील, पानी में घुलनशील आप देख लिए, फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब क्वेश्चन ये आता है कौन से विटामिन की अधिकता हो जाए कि आपको डिजीज होंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए, 4 ऑप्शन हो, बताइए, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के, किस विटामिन की अधिकता हो जाए, किस विटामिन की अधिकता हो जाए तो आपको डिजीज होंगे। 4 ऑप्शन है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन B12 है, विटामिन B3 है। जल्दी से बताएं कौन से विटामिन की अधिकता पर डिजीज होंगे, रोग होंगे बेटा। मानसी साहू, सोना जी, कंचन वर्मा, किरण यादव, बताइए। देखिए ध्यान में रखिए, किसी का आंसर नहीं आया इसमें अभी। बेटा विटामिन ए, याद रखिएगा जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाते और लीवर में जाके, क्योंकि हमारे शरीर का जो टेक्निकल इशू आ गया था इसलिए क्लास बीच में बंद हो गई थी, बफरिंग होने लगा। तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था। अब बताइए क्लास सही है? सभी लोग कमेंट करिए, क्लास अब बिल्कुल चल रही है, बताएं। क्लास चल रही है बेटा? कमेंट करके बताइए। ओके 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 ओके, चलिए ठीक है। तो साथियों हाँ, हम लोग यहां पर अभी बात किए थे, हमको पता है जहां से क्लास रुकी है उसका आंसर जो मैंने ऑप्शन दिया था उसमें आंसर था विटामिन ए। याद रखिए फैट सॉल्युबल विटामिन यदि आपके शरीर में इकट्ठा होंगे तो डिजीज कॉज करेंगे, क्योंकि ये लीवर में जाके इकट्ठे होने लगते हैं, ये फैट सॉल्युबल हैं। जबकि वहीं वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं ये जल में घुल जाते हैं, यानी कि हमारे यूरिन में घुल जाते हैं और यूरिन से बाहर कर दिए जाते हैं किडनी के थ्रू। ठीक है, तो एक तरीके से ये आपने क्लियर समझ लिया। अब हम विटामिन ए पर अगर हम बात करें तो विटामिन ए की कमी से एक बीमारी होती है साथियों, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया। यानी कि अगर विटामिन ए की सीवियर ज्यादा कमी हो गई तो अंधेपन की भी समस्या हो सकती है, जीरोफ्थैल्मिया की भी समस्या हो सकती है। ये चीज याद रखिएगा, समझ रहे हैं, इसमें अंधेपन की समस्या हो सकती है। तो एक तरीके से इसका केमिकल नेम आपको पता हो गया। और ये साथियों इसके सोर्सेस की बारे में बात करें, अगर हम सोर्स, स्रोत के बारे में बात करें तो ध्यान में रखिएगा स्रोत क्या हो सकते हैं। तो याद रख लीजिए ये तो भाई ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां, ये तो नॉर्मल हर कोई जान रहा है, सब्जियां। और दूसरी क्या होंगी हरी सब्जियों के साथ साथियों? सबसे इंपॉर्टेंट है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, ये गोल्डन राइस क्या है साथियों? याद रखिएगा राइस में जब बीटा कैरोटीन मिला दिया जाता है, जब बीटा कैरोटीन मिला दिया जाता है राइस में तो बन जाता है गोल्डन राइस। साथियों ये गोल्डन राइस जब आपकी बॉडी में जाएगा, जब आपकी बॉडी में जाएगा तो ये साथियों 2 भागों में टूट जाता है। मतलब हाँ, राइस तो अलग बना ही, साथ में ये जो बीटा कैरोटीन था वो साथियों रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है।
यानी कि गोल्डन राइस बना कैसे? राइस की जो जीन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ये बनता है। राइस की जो जीन है उसमें बीटा कैरोटीन अगर मिला दिया जाए, राइस की जीन में बीटा कैरोटीन मिला दिया जाए तो आप समझते हैं गोल्डन राइस बन जाएगा। और गोल्डन राइस यदि आपकी बॉडी में गया तो राइस प्लस रेटिनॉल में कन्वर्ट होगा। रेटिनॉल क्या है? एक तरीके से यह विटामिन ए ही है। ऐसे में आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी रिजॉल्व हो जाएगी। यह बात समझ गए? अब यहां पर एक चीज समझ में नहीं आ रही होगी, सर ये नाइट ब्लाइंडनेस कैसे हो जाती है? तो आपको समझाता हूं मैं। ध्यान में रखिए, ये आपका आई बॉल है, ये आपका आई बॉल है साथी। इस आई बॉल में अगर देखेंगे तो अंदर एक लेयर होती है। ये तो मान लीजिए एक लेयर ये हो गई, एक अंदर इसके लेयर होती है, ये तो सबसे बाहर वाली लेयर हो गई, ये वाली लेयर। इसको हम बाहर वाली लेयर को कहते हैं क्या? सबसे बाहरी वाली लेयर को क्या है? स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या चीज है बता सकते हैं? आंख का जो सफेद वाला हिस्सा है, व्हाइट वाला पार्ट है, उसे स्क्लेरा कहते हैं। ये जो आगे की ओर कुबड़ जैसा स्ट्रक्चर, डोम जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ है, ये साथियों कॉर्निया है। और इसी कॉर्निया का हम ट्रांसप्लांट करते हैं जब हमें किसी को आई डोनेट करना होता है। तो पूरा आई बॉल नहीं निकाल लेते, बात समझ रहे हैं? सिर्फ कॉर्निया को ही डोनेट करते हैं। इसके अंदर एक लेयर है साथियों कोरोइड, कोरोइड। और सबसे अंदर एक लेयर होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अभी देखिए हम बहुत डिटेल में आई के स्ट्रक्चर पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम केवल रेटिनॉल को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कैसे नाइट ब्लाइंडनेस से कनेक्ट करता है उस चीज को हम बताने जा रहे हैं। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? हम केवल उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये रेटिना सबसे अंदर वाली भैया परत है, रेटिना। समझ गए कि नहीं? तो स्क्लेरा श्वेत पटल कहलाता है, ये सबसे बाहर वाला है। इसे साथियों रक्तक पटल कहते हैं, क्योंकि रक्त वगैरह, ब्लड वगैरह का सर्कुलेशन इसी के माध्यम से होता है, रक्तक पटल। और साथियों ये नेत्र पटल है, रेटिना, ये एक तरीके से नेत्र पटल है। और ये है रक्तक पटल है। तो देखिए बात ये है, यहीं पर हमारा लेंस लगा होता है साथियों। ये सिलियरी बॉडी है, सिलियरी मांसपेशियां हैं, ऊपर नीचे होकर लेंस के कर्वेचर को घटाती बढ़ाती हैं, ताकि लेंस की फोकस दूरी मैनेज होकर, फोकल लेंथ मैनेज होकर रेटिना पर प्रतिबिंब बने। बात समझ रहे हैं? अरे भाई जाहिर सी बात है, अगर लेंस का कर्वेचर, लेंस की वक्रता घटेगी बढ़ेगी तो उसकी फोकस दूरी भी घटेगी बढ़ेगी, उसकी फोकल लेंथ भी घटेगी बढ़ेगी, उसका इमेज बनाने का नेचर भी परिवर्तित होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ये साथियों जो शटर जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये है आइरिस। ये ऊपर नीचे होकर कितना प्रकाश अंदर जाना है और कितना बाहर ही रह जाना है ये तय करता है। कौन? ये आइरिस। तो जब हम डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे तो वहां पर बताएंगे। अभी जो हम बताने जा रहे हैं ये समझिए साथियों। रेटिना पर दो सेल होती हैं, एक का नाम होता है रॉड सेल और साथियों एक का नाम होता है कोन सेल। बहुत ध्यान से समझिए, ये साथियों शंकु कोशिकाएं हैं, शंकु कोशिका है। और ये क्या है? क्षण कोशिका या रॉड कोशिका। साथियों ये रॉड कोशिका है, ये चीज याद रखिए। ये शंकु कोशिका है, ये रॉड कोशिका है। तो ये जो कोन सेल है, बहुत ध्यान से समझिएगा, कोन सेल क्या चीज है बहुत अच्छे से। साथियों जो कोन सेल है ये रंग, एक तरीके से कलर डिसाइड करता है, कलर, रंग को डिसाइड करता है। और दूसरा क्या डिसाइड करता है कोन सेल? साथियों डे विजन को डिसाइड करता है। मतलब दिवा
प्रकाश को यानी कि एक तरीके से दिन में देखने के लिए शंकु कोशिकाएं ही जिम्मेदार हैं, जबकि जो रॉड सेल हैं ये साथियों नाइट विजन का काम करती हैं। देखो यहीं से कहानी चालू होती है। नाइट विजन यानी कि रात्रि दृश्यता के लिए होती हैं, रात्रि दृश्यता के लिए। तो रात्रि दृश्यता हेतु नाइट विजन, और आप देख रहे हैं डे विजन के लिए कौन सेल रिस्पॉन्सिबल है, कौन कोशिकाएं जिम्मेदार है। ये बात क्लियर हुई। अब बहुत ध्यान से समझिएगा। शंकु कोशिकाएं यहां पर आपने देख लिया, ओके। आशीष सविता जी पढ़ा लिखें। लो भाई ये देखिए, अब तो शायद क्लियर समझ में आ गया हो, बताइए अब तो समझ में आ गया होगा। अब क्लियर समझ में आ रहा है, बताइए। जूमिंग मैंने कर दिया, ठीक। तो भैया सीधी सीधी बात, रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना में दो चीजें होती हैं, रॉड सेल और कोन सेल। ये कोन सेल क्या करती हैं, कलर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कलर आप देख रहे हो, ये कौन इसके लिए जिम्मेदार है, याद रख लेना, कोन सेल जिम्मेदार है। वर्णांधता करके एक बीमारी होती है, कलर ब्लाइंडनेस। ये जब कोन सेल में गड़बड़ी हो जाती है तभी वो डिजीज होती है, तभी वो रोग होता है, ठीक है। दूसरा ये डे विजन के लिए, दिन में देखने के लिए है। रॉड सेल किस लिए होती हैं साथियों, नाइट विजन के लिए, रात्रि दृश्यता के लिए। तो सर आप क्या बताना चाह रहे हो, बताना ये चाह रहे हैं साथियों, ये जो रॉड सेल है किससे मिलकर बना है, याद रख लीजिएगा, ये किससे मिलकर बना है, ये एक पिगमेंट से बना है, रोडोप्सिन पिगमेंट है साथियों। पिगमेंट का नाम है रोडोप्सिन, रोडोप्सिन, रोडोप्सिन पिगमेंट है। और ये बनता किससे है, ये दो चीजों से मिलकर बना है, ये दो चीजों से मिलकर बना है। एक का नाम होता है रेटिनिन, एक का नाम होता है रेटिनिन, और एक का नाम होता है ऑप्सिन। बात समझे, रेटिनिन और ऑप्सिन, इन दोनों के मिलने से रोडोप्सिन बना है, इन दोनों के मिलने से रोडोप्सिन बना है। रेटिनिन और ऑप्सिन के मिलने से रोडोप्सिन बना है। बात समझे कि नहीं साथियों, ये रेटिनिन किससे मिलकर बना है, रेटिनॉल से। ये असल में रेटिनिन जो है पिगमेंट, ये साथियों रेटिनॉल से ही मिलकर बनता है, और रेटिनॉल कुछ और नहीं, वो विटामिन ए ही है। तो जब विटामिन ए आप अच्छी तरीके से लेंगे तभी साथियों ये जो पिगमेंट है रेटिनिन, ये आपकी बॉडी में, आपकी आंखों के रॉड सेल में अच्छे से बनेगा। और रेटिनिन बना, ऑप्सिन से जुड़ेगा, रोडोप्सिन बनाएगा, तभी आप नाइट विजन देख पाओगे, अन्यथा नहीं। होता कैसे है, नाइट विजन कैसे काम करता है, तो देखो, जैसे ही सूर्य का प्रकाश गया या कृत्रिम लाइट या आर्टिफिशियल लाइट जैसे ही गई, वैसे ही आपका रेटिनिन ऑप्सिन जुड़कर रोडोप्सिन बना लेते हैं और कोन सेल डीएक्टिवेट हो जाते हैं, शंकु कोशिकाएं बिल्कुल डीएक्टिवेट हो जाएंगी। बात समझ रहे हैं, क्योंकि प्रकाश पड़ ही नहीं रहा है। ऐसे में रेटिनिन ऑप्सिन जुड़कर रोडोप्सिन बना लेते हैं और रात्रि दृश्यता हमारे लिए सुलभ हो जाती। जैसे ही आर्टिफिशियल लाइट पड़ा या सनलाइट जैसे ही पड़ा साथियों, ये तुरंत अलग हो जाते हैं, और अलग हो जाते हैं ये डीएक्टिवेट हो जाते हैं, और डीएक्टिवेट होने पर आपकी कोन सेल एक्टिवेट हो जाती, और फिर आप दिवा दृश्यता को आसानी से देख सकते हैं, यानी कि दिन में आप देख सकते हैं। अच्छा, रूपाली प्रजापति, ठीक है बेटा, ठीक है। तो बात यह है, देखिए बहुत सिंपल वे में हम बता रहे हैं कि अभी हम आंख को नहीं, आंख के स्ट्रक्चर की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, कुछ चीजें हमें बतानी पड़ी क्योंकि ये समझाना पड़ा। फिर से समझिए भैया, देखो आंख का ये गोला है, सबसे बाहरी वाली परत है स्क्लेरा, जो आंख में व्हाइट कलर की पट्टी दिख रही है आंखों में, ये व्हाइट कलर स्क्लेरा, श्वेत पटल कहते हैं।
यही जो ऊपर कुबड़ आगे की ओर कुबड़ जैसा निकला होता है उसी को कहते हैं कॉर्निया। ये जो गोला ब्लैक कलर का गोला दिख रहा है आपको, वो साथियों कौन सा गोला है? वही है कॉर्निया। ये ध्यान में रखिए, जब आई ट्रांसप्लांट करते हैं तो कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है। बात समझ गए कि नहीं? यह स्क्लेरा का ही पार्ट है। स्क्लेरा व्हाइट वाला है और उसी व्हाइट के बीच में जो काले रंग का गोला है वही साथियों कॉर्निया है। अब कॉर्निया के अंदर भी जाइए, इसके अंदर भी एक गोला है। ये गोला जो है, इस साहब पृथ्वी का गोला ना समझ लेना, ये जो इसके अंदर का गोला है वो साथियों कोरवाइड के नाम से जाना जाता है। यही कोरवाइड आगे जाकर सिलेरी मांसपेशियां और आइरिस में बदल जाता है। सिलेरी मांसपेशियां आंख को मतलब लेंस को पकड़े हुए हैं, और ये जो आइरिस है ये ऊपर नीचे होकर कितना प्रकाश अंदर जाना है कितना नहीं जाना है ये तय करता। आगे चलकर हम बताएंगे, इसमें अभी बहुत ज्यादा केवल सुन लो, जो चीज बता रहे हैं उसको नोट करना है, ठीक है ना। अब साथियों इसके अंदर एक और लेयर होती है रेटिना, जो नेत्र पटल के नाम से कहलाती है, और इसी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा। क्यों? क्योंकि साथियों ये उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसीलिए। समझ रहे हैं? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब रेटिना ध्यान में रखिए, दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक का नाम होता है रॉड कोशिकाएं, एक का नाम होता है कोन सेल, कोन कोशिकाएं। बहुत ध्यान से, ये रॉड कोशिकाएं साथियों नाइट विजन के लिए होती हैं, रात्रि दृश्यता के लिए होती हैं, जबकि शंकु कोशिकाएं कलर और डे विजन के लिए होती हैं। यानी कि जब आर्टिफिशियल लाइट रहे या सनलाइट रहे तब कोन सेल एक्टिवेट रहेंगी और कलर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कलर्स भी देखेंगी। आप एक बीमारी पड़ते हो वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, साथियों इसी शंकु कोशिका में दिक्कत होने से ही होती है। आगे चलकर हम डिजीज चैप्टर जब बात करेंगे तो उस पर हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, अब ये तो डे विजन के लिए, ये नाइट विजन के लिए। अच्छा, नाइट विजन के लिए ऐसा क्या होता है इसमें? तो साथियों इसमें होता है रोडोप्सिन, इसमें होता है आयोडोप्सिन। समझ रहे हो कि नहीं? इसमें आयोडोप्सिन डे विजन के लिए होता है, इसमें रोडोप्सिन एक तरीके से नाइट विजन के लिए होता है। रोडोप्सिन किससे मिलकर बना है? रेटिनिन से मिलकर बना है और ऑप्सिन से मिलकर बना है। ये रेटिनिन को पोषण विटामिन ए अर्थात रेटिनॉल से मिलता है। तो बात समझो, रेटिनॉल नहीं खाओगे तो रेटिनिन प्रभावित होगा, रेटिनिन प्रभावित होगा तो ऑप्सिन से जुड़कर रोडोप्सिन बनाएगा नहीं, और रोडोप्सिन बनाएगा नहीं तो नाइट विजन आपकी होगी कमजोर। यही मैं समझाना चाह रहा हूं। बताएं, ये चीज क्लियर हुई? सभी लोग बताएं, कमेंट करें भाई, अब समझ में आया? ठीक है, इसीलिए मैंने एक बार फिर से रिपीट किया ये चीज। तो एक तरीके से आपने एकदम क्लियर तरीके से जान लिया कैसे हमारा नाइट विजन कमजोर होता है और कैसे हमारी आई क्रिया कर मतलब एक तरीके से जो विजन एक्टिवेशन है कैसे काम लेती है। भैया डे विजन में क्या होता है? शंकु कोशिकाएं काम, रात्रि में क्या करेंगी? ये दोनों जुड़ के रोडोप्सिन बनाएंगी और बढ़िया देखेंगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? थोड़ा बहुत ही देखेंगी, ऐसा नहीं कि फुल्ली दिखाई देगा। जैसे ही आर्टिफिशियल लाइट पड़ी, जैसे ही डे सूर्य का प्रकाश पड़ा, ये दोनों अलग हो जाएंगी। तुरंत कौन काम करना चालू कर देगा? शंकु कोशिकाएं। तो आप फिर से देखना चालू करोगे, क्योंकि आ गया भाई क्या, या तो दिन हो गया या तो आर्टिफिशियल लाइट पड़ रही है। ठीक है साथियों, तो एक तरीके से विटामिन ए की कमी से क्या होता है ये चीज आपने देख लिया। ठीक है, विटामिन ए का साथियों स्रोत देख लिया। एक बार पीसीएस का क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए साहब, हरी सब्जियों में, पहला स्टेटमेंट है हरी सब्जियों में विटामिन ए होता है। हरी सब्जियों में विटामिन ए, पूरा मैं सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, आप लोग को बताना है। हरी सब्जियों में विटामिन ए होता है। दूसरा, यदि हरी सब्जियां खाना बंद कर दिया जाए, यदि हरी सब्जियां खाना बंद कर दिया जाए तो व्यक्ति को रतौंधी हो जाएगी, तो व्यक्ति को रतौंधी हो जाएगी।
क्या ये दोनों सही हैं? क्या पहला गलत दूसरा सही, पहला सही दूसरा गलत, दोनों गलत? बताइए। हरी सब्जियों में विटामिन ए होता है, ठीक है। हरी सब्जियां खाना बंद कर दिया जाए तो रतौंधी हो जाएगी। क्या है बताइए, क्या सही है क्या गलत है? या दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं? साक्षी पांडे, आशीष, सविता, देखो दोनों सही हैं। केवल बेटा पहला सही है। ध्यान में रखना, हरी सब्जियों में विटामिन ए होता है, बट ये ऐसा नहीं हो सकता कि हरी सब्जियां खाना बंद कर दिया जाए तो रतौंधी हो जाएगी। अरे भाई, हम विटामिन ए का पाउडर लेके खाएंगे, हम कुछ और खाएंगे विटामिन ए को पूरा करने के लिए, कि हरी सब्जियों में ही विटामिन ए होगा? हम गोल्डन राइस मंगाएंगे, वो खाएंगे? बताइए। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ये बात क्लियर? सभी को क्लियर? चलिए, तो एक तरीके से आपने देख लिया है कि कौन कौन से, हमने विटामिन की अभी बात की है, विटामिन ए की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आकांक्षा यादव। तो अभी विटामिन ए पे कुछ चीजें और चर्चा करनी है, वो अगली क्लास में हम लोग करेंगे साथियों, और उसके बाद और सारी फैट सॉल्युबल विटामिन पर हम बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।